गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे द्वारा किए जाने हैं। क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत मैंने आपको इस चैप्टर को गूगल मीट पर मैंने लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का संबंध जो आपके लास्ट पैराग्राफ के अंदर दे रखा है इस चैप्टर के, उस टॉपिक को मैंने आपके गूगल मीट में कंप्लीट कर दिया था। आप लोगों के नोट्स भी मैंने सेंड कर दिए थे, आप उसको अपनी कॉपी में उतार लें। यहाँ पर हमारे द्वारा अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल MCQs जिसे हम कहते हैं उसके अंतर्गत दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं। ऑप्शन है इसके अंदर उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी आएगा क्योंकि तीनों ही विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है? मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को। ये गलत है बेटा। दूसरे नंबर पे अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं को, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पर है अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को। हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। ये सही ऑप्शन है। और द नंबर पे जो दिया हुआ ऑप्शन है कच्चे माल को, ये भी हमारे गलत है क्योंकि कच्चा माल जो होता है वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग होता है और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य यदि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लें तो ऐसी स्थिति में दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे दे रखा है, राष्ट्रीय आय की किस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावनाएं सर्वाधिक रहती है? पहले नंबर पर ऑप्शन दे रखा है व्यय विधि, दूसरे पर उत्पादन विधि, तीसरे पर आय विधि और चौथे में उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा इसके अंदर आपके उत्पादन विधि आएगी। उत्पादन विधि के अंदर ही सर्वाधिक रूप से दोहरी गणना की समस्या पाई जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्य संवर्धन विधि या उत्पाद विधि जो होती है वो ही दोहरी गणना की समस्या को दूर करने में अधिक सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है 4th नंबर पे, राष्ट्रीय आय की आय विधि की गणना के घटक नहीं हैं। आय जो प्राप्त होती है मजदूरी और ब्याज के रूप में प्राप्त होती है, लगान किराया भाड़े के रूप में प्राप्त होती है, मिश्रित आय और लाभ के रूप में प्राप्त होती है। ये सब तो आय विधि के घटक हैं। लेकिन जो द ऑप्शन दे रखा है ना, अंतिम उपभोग्य वस्तुएं व सेवाएं, ये बेटा आपके नहीं आय विधि के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता है। तो यही आपका आंसर होगा। अंतिम उपभोग्य वस्तुएं और सेवाएं जो हैं आय विधि की गणना के घटक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पर आपके दे रखा है, हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? बच्चों, कल मैंने जब आपको राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का टॉपिक पढ़ाया था उस पे आपके गूगल मीट पर, तो मैंने आपको बताया था हरित लेखांकन जो होता है, लेखांकन कहते हैं अकाउंटिंग को, और हरित होता है ग्रीनरी। तो ये जो ग्रीनरी से मतलब हमारे पर्यावरण से होता है या पर्यावरणीय संसाधनों से होता है। अभी तक आपके द्वारा जो क्या कहते हैं जितना भी उत्पादन किया जाता है उसमें संसाधनों का या पर्यावरण को नुकसान अंधाधुंध प्रयोग होता है। जब हम हमारी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमारे द्वारा जितना भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है उस क्षति को निकाल कर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे हम हरित लेखांकन कहते हैं। अब इस हरित लेखांकन के अंतर्गत क्या क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपका क्वेश्चन 5th नंबर पे, हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? अंधाधुंध औद्योगिकरण पर। दूसरे नंबर पर दे रखा है तीव्र रोजगार वृद्धि पर। तीसरे नंबर पर दे रखा है पर्यावरण की हानि पर। और चौथे नंबर पर दे रखा है निजी उपभोग में तीव्र वृद्धि पर। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है ना आपके हरित लेखांकन वाले क्वेश्चन में, पर्यावरण की हानि पर, यही ऑप्शन आपका सही आंसर है। मतलब हरित लेखांकन में पर्यावरण की हानि पर ध्यान दिया जाता है।
या इसको ही इस पर विचार किया जाता है। अब हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत दे रखा है, राष्ट्रीय आय की गणना में कितनी विधियां होती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। अंतिम उपभोग्य वस्तु व सेवा को सम्मिलित किया जाता है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था ना, सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर था अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं को, वही इसका आंसर आएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, अंतिम उपभोग्य वस्तु एवं सेवाओं को। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है। मूल्य संवर्धन विधि को अपनाया जाता है। जो उत्पादन विधि के अंतर्गत सेकंड स्टेप था ना आपके, जिसके अंदर मैंने ना किसान, बेकर, दुकानदार और मिल मालिक इसका उदाहरण देकर आपको समझाया था, वो विधि मूल्य संवर्धन विधि कहलाती है और उसकी सहायता से दोहरी गणना की त्रुटि से बचा जा सकता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की आय विधि की गणना के कौन कौन से घटक होते हैं। पहले नंबर पर है आपके लगान, फिर दूसरे नंबर पर मजदूरी, फिर ब्याज और फिर लाभ। तो इसको हम शॉर्ट में कहें तो W + R + IN इंटरेस्ट मतलब, और PR प्रॉफिट। W का मतलब वेजेस, रेंट, R का मतलब, IN का मतलब इंटरेस्ट और PR का मतलब प्रॉफिट हो गया। इन सब के बीच में प्लस का साइन हम लगा देंगे। नेक्स्ट है अपने पांचवा क्वेश्चन, हरित लेखांकन किसे कहते हैं। बेटा पेज नंबर 100 के ऊपर जो आपके टिकाऊ विकास का जो बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में आपको हरित लेखांकन की परिभाषा मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे दे रखा है, राष्ट्रीय आय का बंटवारा किस प्रकार का होने पर आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ता है। राष्ट्रीय आय का बंटवारा समतापूर्ण होने पर ही आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ता है। फिर हमारे दे रखा है बेटा लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारे है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें आपको शॉर्ट के अंदर उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों का वर्णन शॉर्ट में करना है। नोट्स में आपने कर लिया होगा, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल चॉइस और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में जरूर कर लें। दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि किस प्रकार उपयोगी होती है, उदाहरण देकर समझाइए। पेज नंबर 98 पर आपके इसका आंसर दिया हुआ है मूल्य संवर्धन विधि का, लेकिन बेटा वहाँ पर आपके जिस तरह का लैंग्वेज में वो आंसर दिया हुआ है उसकी जगह अपनी नोट्स कॉपी खोलकर वो जो किसान, मिल मालिक, बेकर और दुकानदार का उदाहरण है ना, उस उदाहरण को आप आसानी से इसमें देकर समझा सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को संक्षेप में समझाइए। आय विधि आपने डिटेल में पढ़ी हुई है अपनी नोट्स कॉपी में, वहाँ से अपने आंसर को ले लीजिएगा, वह नहीं तो आपकी बुक के पेज नंबर 98 पर ये आंसर मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, संक्षेप में समझाइए। पेज नंबर 95 पर लास्ट टॉपिक के स्टार्टिंग से पहले जो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का टॉपिक है उससे पहले जो आपके दे रखा है, एक मिनट बेटा, राष्ट्रीय आय की जो समस्याएं पेज नंबर 99 पर आपके मिल जाएगी। और वैसे मैंने हर विधि के साथ आपको बताई थी समस्याएं, और 4 मुख्य समस्याएं जो हैं वो एक तो अशिक्षा है जिससे सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती, एक गैर मौद्रिक लेन देन है, एक ना आपके क्या कहते हैं दोहरी गणना की समस्या है, और चौथे नंबर पर आप इसमें से क्या कहते हैं पुरानी वस्तुएं जो होती हैं वो भी नए वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हो जाती हैं। इस तरह की कुछ बेसिक समस्याएं आती हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने में। तो आप उनको चाहें तो अपनी नोट्स कॉपी से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पेज नंबर 99 पर आपको ये समस्याएं
मिल जाएंगी पैराग्राफ में। फिर इसके बाद है आर्थिक कल्याण व राष्ट्रीय आय का वितरण में संबंध को संक्षेप में समझाइए। बेटा ये जो है ना राष्ट्रीय आय का वितरण जो है ये आपको नोट्स जो मेरे द्वारा भेजे गए थे गूगल मीट के बाद, उसमें आपको राष्ट्रीय आय का वितरण शब्द के साथ ही डिटेल में मिल जाएगा। किस तरह से यदि राष्ट्रीय आय का वितरण समतापूर्ण होगा तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में होगा, और राष्ट्रीय आय का वितरण असमतापूर्ण होगा तो आर्थिक कल्याण भी कम होगा। अगला क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्नों पर हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन निबंधात्मक दे रखा है, राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीनों विधियों का डिटेल में वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट है उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन या तो अल्टरनेट ईयर्स के अंदर, मतलब बोर्ड का जो हर नेक्स्ट एग्जाम होता है उसमें उत्पाद विधि या मूल्य संवर्धन विधि पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता ही है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये विधि आपको राष्ट्रीय आय के मापन की बहुत अच्छे से तैयार करनी है। या तो ये बन जाता है या फिर है ना आपके राष्ट्रीय आय के तीनों विधियों के ऊपर, तीनों विधियों के मापन पर क्वेश्चन बन जाता है कि शॉर्ट में तीनों विधियों का वर्णन कीजिए राष्ट्रीय आय की। अगला क्वेश्चन है व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको तीनों विधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सब आपने नोट्स में ही किया हुआ काम है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। क्या आप इस बात से, कथन से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आर्थिक कल्याण में अच्छे से जानती हूँ आप लोगों ने गूगल मीट अटेंड नहीं करी थी, 2 बच्चियाँ ही थी जिनके द्वारा गूगल मीट को अटेंड किया गया था और जब मैंने ये टॉपिक समझाया था। वैसे तो बुक में ही सारा दिया हुआ है, नोट्स आपके पास हैं ही, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको समझा देती हूँ। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। आर्थिक कल्याण का जो संबंध होता है ना, वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मात्रा से होता है। जब हमें एक के साथ 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वही चीज़ जब हमारे को एक के साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, या एक के साथ 2 फ्री मिले ड्रेसें, या एक के साथ दुगना या तिगुना प्रॉफिट हो, तो वो स्थिति हमारे कल्याण की कहलाती है। तो जब हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की हमें प्राप्ति होगी और हमारा कल्याण होगा। सीधा संबंध पाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के मध्य ये जो सीधा संबंध है ना, इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे राष्ट्रीय आय की रचना कैसी है, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, इन सब कुछ बातों को आपकी बुक में भी दे रखी है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। वो सब बातें इसमें आएंगी और इस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन की डिटेल में व्याख्या करनी है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया 16। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है मुद्रा, मुद्रा का अर्थ, कार्य और महत्व, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।